हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसको उस समय में अनसिंकेबल जहाज माना जाता था, अर्थात जो कभी ना डूबे। वह कैसे डूब गया, इसके पीछे क्या कारण थे। बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक की अपने समय का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज जो कि अपने पहले सफ़र पर निकलता है। जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था और उस जहाज़ में हर तरह के लोग बैठे हुए थे। बड़े बड़े एक्टर्स, इंडस्ट्रीज और भी छोटे बड़े लोग जो अमेरिका जा रहे थे एक बेहतर ज़िंदगी तलाश में। और इस जहाज़ की कमांड को संभालने वाले 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। पब्लिक में एक्साइटमेंट थी इस जहाज़ को लेकर। बात करते हैं कि इस जहाज़ में ऐसा क्या था कि जो इस जहाज़ को बेहद ख़ास बनाती है। ऐसा इस जहाज़ में क्या था जो सबसे बड़ी जहाज़ माना। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर से भी ऊंची थी। और इसकी लग्जीरियस को बनाने में जो चीज़ें इस्तेमाल की गई थी वह आपके दिल को दहला देगी। उस समय टाइटैनिक को बनाने में जो खर्चा लगा था वह था $7.5 मिलियन, जो कि आज के समय में $7.5 मिलियन 400 मिलियन डॉलर्स के बराबर है। शिप के अंदर जो फैसिलिटी थी वह एक 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, वुड पैनलिंग और 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयर्स, एक स्विमिंग पूल, टर्की इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट और 2 बार्बर्स की दुकानें और एक लाइब्रेरी थी। इतनी सारी चीज़ें थी जो कि इस जहाज़ को एक स्पेशल जहाज़ बनाती है। अब बात आती है कि इसकी सेफ्टी फीचर्स के बारे में, अर्थात क्या क्या सेफ्टी फीचर्स इस्तेमाल किए गए थे इस जहाज़ को बनाने में और किस वजह से इस जहाज़ को अनसिंकेबल माना जाता था, अर्थात एक ऐसी शिप जो कभी डूब ही नहीं सकती। बात आती है कि इस शिप को बनाने वाली कंपनी कौन थी। वाइट स्टार लाइन। वाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम है जिसने टाइटैनिक जैसे जहाज़ को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने पब्लिकली आकर बोला था कि ये जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता, ये जहाज़ अनसिंकेबल है, जो कभी डूब ही नहीं सकता। तो क्या रीज़न थे कि टाइटैनिक डूब गई। समय था 12 अप्रैल 1912 को, जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर निकलती है। आइसबर्ग। आइसबर्ग का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आइसबर्ग का मतलब होता है बर्फ़ का पहाड़। मतलब जिस अटलांटिक महासागर से टाइटैनिक जा रही थी उसमें बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद थे। ये कोई नई बात नहीं थी, समुद्र में आइसबर्ग होते ही हैं। अब बात करते हैं टाइटैनिक अपने सफ़र पर जब निकलती है तो इसे अपनी आइसबर्ग की वार्निंग मिलने लगती है। बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ जो कि खतरा है इस जहाज़ के लिए। इसको वार्निंग मिलने के बाद भी टाइटैनिक अपने रूट को थोड़ा चेंज करती है बट अपने स्पीड को कम नहीं करती है। 21.5 नोट्स जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर है, जो कि टाइटैनिक इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइसबर्ग की वार्निंग मिलती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और इस क्रू मेंबर इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं करते हैं। दिन बीत जाता है और रात का समय था। उस रात मौसम खराब होने की वजह से चाँद भी नहीं निकला था। बिना चाँद के कुछ भी दिखाई देना असंभव था। जहाज़ के ऊपर एक क्रूज नेस्ट होता है, एक छोटा सा घोंसला टाइप का होता है जो काफ़ी हाइट पर होता है। इसे लुकआउट पॉइंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर 2 आदमी को रखा जाता है बैठा कर कि जहाज़ के सामने क्या आ रहा है जो दिखाई दे। जो बंदा यहाँ बैठा रहता है उसे बहुत ठंड का सामना करना पड़ता है। ठंडी हवाओं से आँखों में आंसू आ जाते हैं और आंसू आ जाने की वजह से सामने देख पाना और भी मुश्किल हो जाता है। रात 11:39 के फ्रिक फ्लीट नाम का एक बंदा इस क्रूज नेस्ट पर बैठा है। वह अचानक से देखता है कि सामने एक बड़ा सा बर्फ़ का पहाड़ है, एक आइसबर्ग है। वह जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सके। फिर फ़ोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर को। आइसबर्ग पर चिल्लाकर कहता है
कि सामने हमारे एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज़ को मोड़ो। और वहाँ बैठे फर्स्ट ऑफिसर विलियम इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और अपने क्रू मेंबर को ऑर्डर करते हैं कि जहाज़ को लेफ़्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका था। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज़ जाकर आइसबर्ग से टकरा जाता है और जहाज़ का राइट साइड एरिया बुरी तरह से डैमेज हो जाता है, जिसे बो कहते हैं। बो जहाज़ का वह हिस्सा होता है जो जहाज़ का फ्रंट हिस्सा होता है, उसे बो कहते हैं। इस घटना के कुछ ही समय बाद शिप के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ और थॉमस एडविन तुरंत ही देखने पहुंचे कि जहाज़ को कितना नुकसान हुआ है इस आइसबर्ग से टकराने पर। और जब देखा तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जहाज़ तो अब डूब जाएगा और वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए। इस चीज़ को देखकर लग रहा था कि ये जहाज़ तो अनसिंकेबल है, कभी डूब ही नहीं सकता। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि इस जहाज़ को अनसिंकेबल माना जाता था, क्योंकि इस जहाज़ के अंदर जो सेफ्टी फीचर्स थे वे बड़े कमाल के थे। पहली बात, इस जहाज़ के अंदर डबल बॉटम हल था। हल जो जहाज़ की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब 2 लेयर लगी थी इसके अंदर। गलती से एक लेयर टूट गई तो एक लेयर बचा लेगी। और जो जहाज़ का जो पूरा हल था उसे 16 कंपार्टमेंट में बांटा गया था। 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर गया तो भी जहाज़ तैर सकता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइसबर्ग से टकराने पर जहाज़ पर जो इम्पैक्ट पड़ा था ये एक्चुअली में शिप के साइड में हुआ। जो डबल बॉटम हल था वो अब किसी काम का नहीं रहा। साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी होती थी। और दूसरा, ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बड़ा था कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट ऑलरेडी भर गए थे। लिमिट 4 कंपार्टमेंट की थी, बट 6 कंपार्टमेंट भरने का मतलब इस जहाज़ को डूबना तय था। ये अनसिंकेबल जहाज़ अब डूब जाएगा। टकराव के 20 मिनट बाद करीब 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो अपने रेडियो से, ताकि जो आसपास के जहाज़ होंगे वो हमारे सिग्नल को पकड़ लेंगे और हमें बचाने आ जाएंगे। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस कॉल भेजते रहते हैं, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। करीब 20 मिनट बाद 12:20 पर एक जहाज़ RMS कारपेथिया जो टाइटैनिक के पास था वह इस सिग्नल को पकड़ता है और रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि जहाज़ को मोड़ो टाइटैनिक की ओर। प्रॉब्लम्स ये थी कि ये जहाज़ टाइटैनिक से 107 किलोमीटर की दूरी पर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड से भी चलता है तो भी टाइटैनिक के पास पहुंचने में इसे 3.5 घंटे का समय लगता था। 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक बचा रह सकता है? कुछ पानी भरने के बाद जहाज़ के कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं कि अब पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में उतारा जाए। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतें और बच्चों को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। इतना होने के बाद भी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जहाज़ तो कभी डूब ही नहीं सकती, ये तो अनसिंकेबल है। धीरे धीरे कंपार्टमेंट में पानी भरता गया, तब लोगों में खलबली मच गई और ये इधर उधर भागने लगे। रात को 1 बजे के करीब जहाज़ के आगे वाले कंपार्टमेंट में पानी इतना भर गया कि जहाज़ का जो अगला हिस्सा था वह पानी के अंदर डूब गया और जो पीछे वाला हिस्सा था वह पानी से बाहर आ गया। लोगों में और खलबली मच गई। प्रॉब्लम्स ये थी कि लाइफ बोट्स की कमी। मात्र 20 लाइफ बोट्स थी जहाज़ में, जिसमें अप्रोक्स 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज़ में 2000 से ज़्यादा लोग थे। रात 2 बजे आखिरी लाइफ बोट्स टाइटैनिक से पानी में उतारी गई थी, लेकिन जहाज़ में अब भी करीब 1500 लोग मौजूद थे। करीब 2:20 पर जहाज़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जहाज़ धीरे धीरे पानी में डूब जाता है। 3 घंटे भी नहीं लगा पानी में इस ना डूबने वाली जहाज़ को। 1500 लोग जो जहाज़ पर मौजूद थे या तो वे जहाज़ में डूब गए या फिर जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मार। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। अगर इस टेम्परेचर में आप पानी में गिरोगे तो कुछ ही मिनटों के अंदर आपकी मौत हो जाएगी, ठंडी की वजह से या फिर हाइपोथर्मिया की वजह से। RMS
कारपेथिया जहाज जो टाइटैनिक को बचाने निकला था वह करीब 3:30 या 4 बजे पहुंचा था। जो लोग लाइफ बोट्स पर थे उन लोगों को ये जहाज़ बचा लेता है। टाइटैनिक के डिजास्टर के बाद कई सवाल उठे, कई इन्वेस्टिगेशन कराई गई। एक ऐसी बात सामने आई जिससे सुनकर लोग शॉक्ड हो गए। ये बात वो है कि उस समय जब टाइटैनिक डूब रहा था तो एक और जहाज़ था उसके करीब में, जो मात्र टाइटैनिक से 37 किलोमीटर की दूरी पर था, जो टाइम पर पहुंच सकता था और जो टाइटैनिक पर लोग बैठे हुए थे उन लोगों को ये जहाज़ बचा सकता था। और उस जहाज़ का नाम SS कैलिफोर्निया था। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के 1 घंटे पहले आइसबर्ग की वार्निंग SS कैलिफोर्नियन से ही आया था। उन्होंने कहा था कि सावधान, इस समुद्र में बहुत से आइसबर्ग हैं। उसके बाद करीब 11:15 पर SS कैलिफोर्नियन जहाज़ का जो रेडियो ऑपरेटर था वह रेडियो ऑफ कर दिया था। कैलिफोर्नियन जहाज़ उस समुद्र में रुक जाता है। खतरे को देखते हुए और समझते हुए जहाज़ को रोक दिया जाता है रात भर के लिए। रेडियो टर्न ऑफ कर दिया था। रीज़न यही था कि कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं जा पाया था इस जहाज़ तक। लेकिन एक्चुअली में यह जहाज़ इतने करीब था टाइटैनिक के कि जो हाईएस्ट पीक पर पैसेंजर्स और ऑफिसर्स बैठे हुए थे उसमें से एक ऑफिसर्स ने बोला था कि देखो एक जहाज़ है जो हमारे काफ़ी करीब है, जो हमें बचा लेगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कैलिफोर्नियन जहाज़ तब भी नहीं पहुंचता है। जब फ्लेयर्स उड़ाए गए और रॉकेट उड़ाए गए, रात को करीब 12 बजे रिपोर्ट किया जाता है कि कैलिफोर्निया जहाज़ पर जो क्रू मेंबर थे उन्होंने एक्चुअली में रॉकेट को देखा था जो टाइटैनिक से फेंके गए थे, और उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनले लॉर्ड से भी कहा था। लेकिन कैप्टन लॉर्ड ने कहा था कि ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है, टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं, वो पार्टी कर रहे होंगे। यदि उस रात को कैलिफोर्नियन जहाज़ के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने यह बात सीरियस ले लिया होता तो टाइटैनिक पर मौजूद कई लोगों की जानें बच सकती थी। अगले दिन जब रेडियो ऑन करते हैं उन्हें SSO कॉल से पता चलता है तो वे वहां पहुंचते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वहां पर डेड बॉडी तैरती हुई नज़र आ रही थी। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी से पता चलता है कि कैलिफोर्नियन जहाज़ के कैप्टन पर पूरा ब्लेम डाल दिया जाता है। लेकिन इतने बड़े डिजास्टर के पीछे किसी एक आदमी पर ब्लेम करना सही नहीं होता है, और भी लोगों की गलती थी, जैसे जहाज़ पर कम लाइफ बोट्स का होना। जहाज़ बनाने वाली कंपनी को लग रहा था कि ये जहाज़ तो कभी डूब ही नहीं सकती, या अनसिंकेबल है। दूसरा, जब इस जहाज़ को आइसबर्ग की वार्निंग मिलने पर भी इस जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इसकी स्पीड को कम नहीं किया। तो टाइटैनिक के बारे में जान के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।